उधर गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गुजरात सरकार की तरफ से हादसे की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें कहा गया कि हादसे का एक बड़ा कारण केबल पर आधे तार में जंग लगने और पुराने सस्पेंडर्स को नए साथ वेल्डिंग करना रहा। ये रिपोर्ट एसआईटी ने मोरबी नगर पालिका के साथ साझा की है। एसआईटी ने अपनी जांच में पुल के रखरखाव, मरम्मत और संचालन में कई खामियां पाई हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को पिछले साल हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने ओरेवा ग्रुप के प्रमुख जयसुख पटेल समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर कल चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े, चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें भी की। कल देर शाम को मुख्यमंत्री के ओएसडी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि आज मुख्यमंत्री प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया है। दरअसल पेंशन बहाली संघर्ष समिति कहती रही है कि सरकार उनसे बात नहीं कर रही। वहीं हरियाणा के कर्मचारियों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री के उस संदेश से वो बेहद नाराज है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लाने से वित्तीय स्थिति पर बुरा असर होगा। गिने चुने रिसोर्सेज मिलते हैं, कितने एम्प्लॉइज को दें, कितने गरीबों को दें और कितने आम लोगों को दें, ये फैसला सभी लोग मिलजुल के करते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं, इनसे बातचीत होगी। आई एम होपफुल कि जल्दी कोई रास्ता निकले। गाजियाबाद के लोनी में फैक्ट्री की निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 8 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड के साथ और मलबे में तलाशी का काम शुरू किया गया। इस बात का पता लगाने की कोशिश रही कि कहीं कोई मलबे में दबा तो नहीं है। आगरा के केके नगर में शादी के एक कार्यक्रम के दौरान खाना बनाते वक्त हादसा हो गया। गैस सिलेंडर में आग लग गई और आग लगने से 2 महिलाएं जल गई, जिनकी बाद में मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमले की खबर आ रही है। कल देर रात ओवैसी ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी ने उनके घर पर पत्थरों से हमला किया है। इसकी शिकायत पर डीसीपी और एडिशनल डीसीपी उनके अशोक रोड स्थित घर पहुंचे, जहां उन्होंने जांच पड़ताल की। 3 पत्थर पुलिस को मिले हैं और पुलिस ने कहा है कि ये पथराव कब हुआ है और किसने किया है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमला कब और किसने किया। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि जो 5:30 बजे कि किसी ने पत्थर मारे हैं। फिर बैरिस्टर साहब ने मुझे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन भेजा कंप्लेंट के लिए। मैं कंप्लेंट दिया वहाँ पे। फिर वहाँ से पुलिस फोर्स आई, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये पहली मर्तबा नहीं है, 4थी मर्तबा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जो है इसका सही से इन्वेस्टिगेशन हो। आपको बता दें कि कल ही एफआईआर दर्ज कराई गई है ओवैसी के घर पर। अशोक रोड स्थित जो उनका आवास है, वहां पर पत्थरबाजी की गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि पथराव कब हुआ है, इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश हमें देंगे। मुकेश, जब ये पत्थरबाजी हुई ओवैसी घर पर थे उस वक्त? देखिए, अभी ये जानकारी नहीं है कि वो थे या नहीं थे, लेकिन
रात में कुछ लोग आए और ये कहा जा रहा है कि उनके जो गेट पर शीशे लगे थे विंडो में, उसमें 3 पत्थर मारे और वहां से ये लोग भाग गए। उसके बाद उनकी तरफ से जो संसद मार्ग थाना है उसको इसकी जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां से 3 पत्थर बरामद किए हैं। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं नई दिल्ली के, वो वहां पर पहुंचे और जो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज को देखा जा रहा है कि एक्चुअल हुआ क्या था, क्या वास्तविक में कोई आया था या फिर किसी ने शरारत की है। तो इसको लेकर अभी जांच चल रही है और तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। हमें ये भी देखना हुआ कि कुछ दिन पहले ओवैसी ने जो हरियाणा में घटना हुई है जिसमें 2 लोग कार में जिंदा जल गए थे, उसको लेकर बयान दिया था, तो उस घटना से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर जो लोग पथराव करने आए थे उनकी तलाश की जा रही है। ये शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ओवैसी के आवास पर जो दिल्ली में है वहां पर पत्थरबाजी हुई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आरोपियों के बारे में पता लगाने की कोशिश हो रही है। शिवसेना के नाम निशान पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे का गुट लगातार शिंदे गुट पर हमलावर है और चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहा है। उद्धव गुट आज इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है और वो जल्द सुनवाई की मांग कर सकता है। उद्धव गुट के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही परसों शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट पिटीशन दाखिल कर दी है। इसके जरिए अपील ये की गई है कि अगर उद्धव गुट चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देता है तो कोर्ट एक पक्षीय सुनवाई कर कोई आदेश पारित ना करे, इससे पहले शिंदे गुट का पक्ष भी सुना जाए। उद्धव ठाकरे के शिवसेना का नाम और चिन्ह शिंदे गुट को मिलने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री तक पर निशाना साधा, जिसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले ने सत्यमेव जयते को चरितार्थ कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है और नाम और निशान को लेकर ये हमला उन्होंने उद्धव ठाकरे और उनके गुट पर बोला। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। किसी की तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिद्धांतों, पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी के कार्यकर्ता को धोखा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए हम नहीं आए। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। अब उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट और शिंदे के बारे में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आपने जो बात कही और इसलिए मैंने कहा ना कि अरे भाई मेरे ही लोग मुझे घर से बाहर निकल रहे, क्योंकि वो घर पे ही कब्जा करना चाहते हैं। ये घर ही मेरा है। मेरे पिताजी ने उनको सहारा दिया था। ये जो सारे शिवसैनिक बैठे, आज भी लाखों शिवसैनिक है, उन्होंने पसीना और खून बहाकर इनको बड़ा किया। अब वो मालिक बनने जा रहे और हमारी संस्था भी ऐसी है कि उनको चोर को मालिक बना दिया घर का। ये कौन सा देश है? घर में देश में चल रहा है क्या है? लेकिन आज के दिन पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है, कल आप पे बीत सकती है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे। आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहे तो राष्ट्रीयत्व है हमसे हिंदुत्व है। लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह
हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया, तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा मोगाम, बहुत खुश हुआ। आबकारी घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ नहीं हुई। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया की ओर से चिट्ठी लिखकर ये कहा गया कि वो दिल्ली सरकार का बजट बनाने में अभी व्यस्त हैं, लिहाजा उन्हें पूछताछ के लिए अगली तारीख दी जाए। सीबीआई ने उनका अनुरोध मान लिया है, लेकिन अगली तारीख अभी तय नहीं की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, मैं सवालों से नहीं भागता, मैं जवाब से नहीं देता भाग रहा हूँ, बस बजट बनाने दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए बजट भेज देंगे फरवरी के एंड में, वो हमें भेजना है। उसके बाद में आप कभी बुला लीजिए, मैं जवाब दूंगा आपके सारे सवालों को। दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में रविवार सुबह 11 बजे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ में शामिल होने जाना था, लेकिन 9 बजे ही उन्होंने कहा कि वो अभी दिल्ली का बजट बनाने में व्यस्त हैं, इसलिए हफ्ते भर का समय दें। सिसोदिया को आशंका थी कि रविवार को पूछताछ के बाद सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बीजेपी को अगर बदला लेने के लिए गिरफ्तार करना है तो कर लें मुझे, लेकिन दिल्ली के लोगों की कीमत पे नहीं, दिल्ली के लोगों का बजट रोक के नहीं, दिल्ली के लोगों के बजट की प्रोसेस रोक के नहीं, क्योंकि अगर दिल्ली के लोगों का बजट प्रोसेस डिरेल होता है तो अगले 1 साल का पूरा कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का आग्रह मान लिया और नई तारीख देने का फैसला किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई मुख्यालय में दूसरे दौर की पूछताछ होनी थी, लेकिन सुबह करीब 8:45 बजे उनकी तरफ से मेल किया गया कि वो दिल्ली के बजट को बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए उनको 1 हफ्ते का समय दिया जाए। देखिए, सीबीआई के पास जो हमारे यहाँ से ऑफिसर गए थे, उनको सीबीआई ने कह दिया है कि हम आपको अब अगले हफ्ते बुलाएंगे। अच्छा, मगर अगले हफ्ते की कोई जो है स्पष्ट तारीख नहीं बताई है, मोटे तौर पे बोला है कि हाँ हम जो एग्जेम्पशन आपकी मान रहे हैं और अगले हफ्ते आपको बुलाते हैं। बीजेपी का कहना है कि सिसोदिया कितना भी बचने की कोशिश कर लें, लेकिन बच नहीं पाएंगे। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारे उप मुख्यमंत्री जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और वो जांच से भाग रहे हैं, वो सीबीआई के पास जाने से डर रहे हैं, उनको अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं, लेकिन ना ही सीबीआई और ना ही ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को अभी तक आरोपी बनाया गया है। इस मामले में एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं दबाव सीबीआई पर भी होगा कि वो आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर सीबीआई आरोपी नंबर 1 पर ही कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई देगी तो सवाल उठेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया पर केस किसी दबाव में आकर सीबीआई ने बनाया था। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन और मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगी है। अब प्रशासन एक नीति बना रहा है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तक हुई कार्रवाई पर क्योंकि कई सवाल उठते रहे हैं, हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण के खिलाफ करीब 1 महीने चली मुहिम आखिरकार जम्मू कश्मीर में थम गई है। बुलडोजरों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन इस दिशा में अगला कदम उठाने से पहले अब एक नीति बनाने में जुट गया है। इस नीति का मकसद गरीबों और उन छोटे काश्तकारों के हितों की सुरक्षा होगा जो सालों से यहां छोटे खेतों पर खेती करते आ रहे हैं। बीजेपी ने इस कदम का स्वागत किया है। सरकार ने जो भी एक निर्णय लिया है जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, उसे तत्काल प्रभाव से रोका गया है। हम समझते हैं कि ये एक सरकार की द्वारा उठाया गया एक बड़ा ही वेलकम स्टेप है। जो रेवेन्यू के अधिकारी हम इसके ऊपर काम करेंगे और अच्छा सा अध्यादेश लेके आएंगे। और हम ये कहते हैं कि जो बड़ी शार्क्स है उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा जाए, जिन्होंने इस प्रदेश को जी भर के लूटा है। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बड़े विवाद में बदल गया था।
विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इस मुहिम के तहत सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। जमीनों पर सालों से खेती करते आ रहे हजारों लोगों को पहले ही बेदखल कर दिया गया है। विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस फैसले का स्वागत किया और इसे गरीबों के लिए राहत बताया। It's a welcome decision. हालांकि ये फैसला काफी देर से आया और सरकार की कार्रवाई में स्पष्टता न होने से काफी लोगों को नुकसान हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जमीनी हालात का आकलन करेगी। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल का प्रशासन शुरू से ही कहता रहा है कि जमीनों पर कब्जा करने वाले अमीर और ताकतवर लोग ही उसके निशाने पर होंगे और आम लोगों को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखा नहीं। लोगों की नाराजगी ने बिल आखिर प्रशासन को अपनी बुलडोजर नीति पर नजरसानी करने के लिए मजबूर किया है। प्रशासन का कहना है कि एक नई पॉलिसी सामने लाई जा रही है और जब तक वो पॉलिसी सामने नहीं लाई जाएगी तब तक बुलडोजर और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केरल की 17 साल की एक लड़की देवानंदा देश में सबसे युवा लाइव ऑर्गन डोनर बन गई है। इस लड़की ने पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान किया है। उसके पिता लीवर के रोग से पीड़ित थे और सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट ही उनके लिए एक उम्मीद बची थी। उनकी बेटी देवानंदा की उम्र अंगदान के लिए तय उम्र से कम थी, लेकिन अदालत ने इस मामले में बच्ची को अंगदान की छूट दे दी है। पिता की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर। केरल के त्रिशूर जिले की 17 साल की देवानंदा ने अपने लिवर का एक हिस्सा अपने पिता को बचाने के लिए दान कर दिया, वो भी मार्च में अपने 12वीं बोर्ड के इम्तिहान से कुछ हफ्ता पहले। लिवर डोनर्स ने अन्वेषित कई परिवार संघर्ष कर रहे हैं, लिवर डोनर का इंतजार कर रहे हैं। डोनर के बिना अगर एक शख्स की मौत होती है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। ऐसे मामलों में और अधिक जागरूकता और प्रोत्साहन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि मैं अपने पिता की जान बचा सकी। सर्जरी के एक हफ्ते बाद देवानंदा काफी तेजी से ठीक हो रही है। इस लड़की को अंगदान की इजाजत के लिए कोर्ट जाना पड़ा। 1994 का ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 18 साल से कम उम्र के लोगों को अंगदान की इजाजत नहीं देता, लेकिन देवानंदा के इस कदम ने एक नई उम्मीद जगा दी है। देवानंदा डिस्चार्ज हो रही हैं, अच्छा महसूस कर रही हैं, प्रतीश भी बेहतर महसूस कर रहे हैं। ब्रेन डेड ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि किसी 17 साल की लड़की को अपने पिता को बचाने के लिए अंगदान न करना पड़े। केरल हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन ने भी देवानंदा के इस जज्बे की खुलकर तारीफ की है। देवानंदा इस कदम से एक नई मिसाल बन गई है। तिरुवनंतपुरम से एसपी बाबू के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब आपको पन्ना टाइगर रिजर्व की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां सूझबूझ दिखाकर तेंदुए ने बाघिन से अपनी जान बचाई। पहले तेंदुआ पेड़ पर काफी देर तक रहा, बाघिन नीचे बैठी रही। फिर तेंदुए ने पेड़ से छलांग लगा दी, लेकिन उसे बाघिन ने घेर लिया। तेंदुआ गुर्राता हुआ उसके सामने लोटपोट होता रहा। 1 से 1.5 मिनट बाद बाघिन वहां से चली गई। वन विभाग ने बताया कि बाघिन के छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए वो बेहद सतर्क रहती है। मध्य प्रदेश के कूनो में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते शनिवार को पहुंच गए हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर में 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर की सुबह अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 में से 2 चीतों को विशेष बाड़े में छोड़ा गया था और देश 70 साल बाद फिर से चीतों से आबाद हो गया था। 7 नर और 5 मादा चीते दक्षिण अफ्रीका के हिंडनबर्ग पार्क से इन्हें इस खास बॉक्स में विमान में रखा गया।
शुक्रवार 17 फरवरी की शाम भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दक्षिण अफ्रीका के OR टैम्बो एयरपोर्ट से ये रवाना हुए। 18 फरवरी शनिवार की सुबह 10 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट बेस पहुंचे। फिर 12 चीतों को सेना के हेलीकॉप्टर करीब 11:15 बजे कूनो लेकर आए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। लगभग 12:15 बजे के करीब उन्हें बाड़ों तक पहुंचाया गया। कूनो में इन्हें छोड़ते ही चीते पहले तेजी से भागे, फिर आगे जाकर रुके, फिर दौड़ने लगे। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि सभी चीते पूरी तरह स्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनको आज रिलीज़ कर दिया गया बाड़ों में, और यदि आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत अलर्ट है और परफेक्टली नॉर्मल है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बिना किसी विघ्न के ये सारा जो 12 चीतों का ट्रांसलोकेशन था ये पूरा हो गया। क्वारंटीन बोमा यानी बाड़े में 12 चीतों को रखने के लिए 10 क्वारंटीन बाड़े तैयार किए गए हैं। इनमें से 8 नए और 2 पुराने हैं। इसके अलावा 2 आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए गए हैं। इसमें ही महीने भर उनके खाने पीने का इंतजाम होगा। महाशिवरात्रि पर फिर मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पहले जो चीते आए वो इस वातावरण में पूरी तरह से ढल चुके हैं, स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं। एक सासा हमारी थी वो अस्वस्थ हुई थी, पूरी तरह से स्वस्थ है। ये चीते 1 महीने तक क्वारंटीन बाड़ों में रहेंगे। ये अब इस प्रोजेक्ट का दूसरा भाग हमारा आज से ये वापस हुआ है। इस बीच में जो चीता हमारे नामीबिया से आए थे उनके क्वारंटाइन का टाइम पूरा हो गया। उनका एक पर्टिकुलर समय एक बड़े बाड़े में रहना होता है, वो भी समय लगभग पूरा होने जा रहा है। चीतों की देखभाल के लिए वन विभाग ने 450 से ज्यादा चीता मित्र तैयार किए हैं। ग्रामीणों ने वहां कुल्हाड़ी छोड़ने का भी संकल्प लिया है। अब नामीबिया से आए 8 में से कुछ चीतों को खुले जंगल में छोड़ा जा सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए हैं वो जंगल के माहौल में खुद को लड़ भिड़ कर साबित कर चुके हैं। लेकिन नामीबिया से आए चीते संरक्षित तरीके से रहे थे। ऐसे में उन्हें खुले जंगल में शिकार करने की आदत डालनी होगी। प्लान ये भी है कि अगले 5 से 10 सालों में हर साल 10 से 12 चीतों को अफ्रीका से लाया जाएगा, ताकि देश में जैव विविधता से परिपूर्ण उनकी एक स्वस्थ आबादी रह सके और आगे बढ़ सके। श्योपुर में अपने सहयोगी अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। दिल्ली में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय आदि महोत्सव मना रहा है। हमारी सहयोगी शुभांगी की रिपोर्ट देखिए। जनजातीय समाज की संस्कृति की झलक कुछ इसी तरह दिल्ली में एक अद्भुत रंगीन उड़ान भरती हुई दिखी। देखने में भले यह सरल लगे, लेकिन इन्हें बनाना बिल्कुल आसान नहीं। बिना बुनियादी सुविधाओं के जनजातीय समाज ने कई महीनों की मशक्कत के बाद ये सामान तैयार किया है। ज्यादातर काम प्राकृतिक रंगों और हाथ से होता है, मगर यह सिर्फ सजावट की चीजें नहीं हैं। यह इनके समाज की परंपरा है। मगर आज के बदलते दौर में बाजार के तकाजों के साथ यह परंपरा कहीं खोती जा रही है। ये एलिफेंट डाल दिया ना, हाँ। ये फ्लावर डाल दिया ना, ये सीजर डाल दिया ना, ये अंडा है बोला है वो लोग। हाँ। ट्रेडिशन का पैटर्न है ये सब। हाँ। खत्म होता है। सब लोग अभी पावरलूम आया है। हाँ। स्पेशली एंड देन कोई भी करने के मन है, इसलिए हैंडलूम का चीज़ बहुत दाम हो गया। हाँ। लेकिन ये अभी रिवाइव करने के लिए मैं भी बहुत सोचता है। हमारा पिताजी जगन्नाथपुरी का यह चित्र आपने कई बार देखा होगा। आइए इनके चित्रकारों से मिलिए। उड़ीसा से आए प्रकाश जी का यह पुश्तैनी काम है। जनजातीय समाज और पर्यावरण का बेहद गहरा संबंध है, इसीलिए बढ़ते जलवायु परिवर्तन से इनकी जीवन शैली और काम पर खतरा मंडरा रहा है। 1 महीना का 45,000, 50,000, 30,000, कभी कभी 15,000 भी हो जाते हैं। सीजन के हिसाब से
सेल रहता है और मार्केटिंग मिल जाता है, तो रोजी रोटी कमाने के लिए तरीका मिल जाते हैं। जनजातीय समाज की मदद करने के लिए सरकार से जुड़ी हुई है ट्राइफेड नाम की संस्था, जो 1987 से यह काम कर रही है। बिचौलियों को खत्म करने के लिए यह खुद ही सामान खरीदती है, मगर इतने अरसे बाद भी करीब सिर्फ 3 लाख कारीगर ही इनसे जुड़ पाए हैं। इनके साथ ट्राइफेड करीब 44 करोड़ का कारोबार ही कर पाता है। भारत सरकार ने क्या किया कि 87 आइटम्स को लिया, उनका एक न्यूनतम दाम फिक्स किया, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट कर खरीदते हैं। तो अब क्या है कि उनको डायरेक्ट उनका हक मिलता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं, वह एक विचार और संस्कृति भी है। लेकिन सवाल ये है, जब आप संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो आप किसकी संस्कृति के बारे में सोचते हैं? क्योंकि भारत जैसा देश जो आज संस्कृति को अपनी पहचान बताता है, वह विभिन्नता से आज उतना ही दूर भागता है और उतना ही डरता है। तो आप भी आइए आदि महोत्सव में और जनजातीय संस्कृति के बारे में थोड़ा समझिए और जनजातीय संस्कृति को उसकी इज्जत और उसकी हक की जगह भी दीजिए। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ NDTV इंडिया के लिए।